Good morning, students. Good morning, class 7. Myself, कैलाश छोटिया. मेरा नाम कैलाश छोटिया है और मैं जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल. उसमें जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ. सामाजिक विज्ञान आपको समझा रहा हूँ. बोर्ड पर नोट्स लिखकर आपको समझाया जा रहा है. हमारा जो दूसरा अध्याय है, नए राजा और उनके राज्य. नए राजा और उनके राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं. उसको बताने से पहले आपको जैसे पता है, आपका नया सिलेबस आ चुका है. शीघ्र अतिशीघ्र बाजार से नया सिलेबस ले आए, फेयर कॉपी डाल लें और जो स्कूल के जो YouTube है जिसके अंतर्गत वीडियो भेजी जा रही है, उन वीडियो के माध्यम से आप है वो अच्छे से पढ़ें. बोर्ड पर लिखे हुए को जूम करें, उसको अच्छे से आप समझ लें. हमारा जो दूसरा अध्याय है वो नए राजा और राजवंश के बारे में. जैसा आपको बच्चों पता है, 700 से लेकर 1750 तक का काल, 700 से लेकर 1750 तक का काल है, वो भारतीय इतिहास में 1000 वर्षों का काल है. ये महत्वपूर्ण माना जाता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण था. इस काल में हमें नए नए राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है. इस काल में उपमहाद्वीप में नए नए राजवंशों का उदय हुआ, नए नए राजवंशों का शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी आते आते. इस भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बड़े बड़े स्वामी, भूस्वामी, योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे. राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे. 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस काल में कई नए राजवंशों, नए राज्यों का उदय हमें देखने को मिलता है. इसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहान, इसके अलावा दक्षिण में चोल राज्य, पांड्य राज्य, चेर राज्य, इनका भी उद्भव और विकास है, वो इन्हीं कालों में माना जाता है. इस काल में हम गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहान, राठौर, दक्षिण में चेर, पांड्य आदि राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे. हमारा जो अध्याय है इसी से संबंधित है. ये जो सामंत थे, जो राजाओं के यहाँ पर काम करते थे, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और जब भी उन्हें आवश्यकता हो तो उनकी सैन्य सहायता करें. अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए ये अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित करते थे और कभी कभी स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने के लिए दावा भी करते थे. अपनी स्वतंत्रता को भी वो घोषित कर देते थे. इस प्रकार की जो दक्षिण के राज्य थे, उन राज्यों में दो राज्य थे, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. एक राष्ट्रकूट और एक चोल राजवंश. राष्ट्रकूट का जो अधिकांश क्षेत्र था वो कर्नाटक और महाराष्ट्र का अधिकतर क्षेत्र, कुर्ग कर्नाटक मैसूर का जो इलाका है और महाराष्ट्र का कुछ भाग था, वो राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूटों के नाम से जाना गया था. ये राष्ट्रकूट थे, ये कर्नाटक के, जिसे मैसूर कहते, ओल्ड मैसूर, जो कर्नाटक के जो मैसूर थे, मैसूर के जो चालुक्य थे, उनके यहाँ पर दंती दुर्ग था, वो सामंत था. लगभग 8वीं शताब्दी में उसने जो अपने मातहत जो राजा थे, चालुक्य राजा,
कीर्तिवर्मा उसको उसने हटा दिया और हटाकर एक नए वंश की नींव डाली जिसे हम राष्ट्रकूट वंश कहते हैं। राष्ट्रकूट 8वीं शताब्दी के लगभग राष्ट्रकूटों में जो प्रधान था दंतीदुर्ग, उसने अपने चालुक्य सम्राट की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करके उसने एक नए वंश की नींव डाली जिसे हम राष्ट्रकूट वंश भी कहते हैं। उसने कीर्तिवर्मा को, अपने जो चालुक्य राजा थे, उसने उसको हरा दिया, परास्त कर दिया। उसने हिरण्यगढ़ यानी सोने का गढ़ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न हुआ तो यह माने जाने लगा कि ये जन्मजात क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि उन्होंने क्षत्रित्व को दोबारा धारण किया था, या क्षत्रित्व को दोबारा उन्होंने ग्रहण किया था। इसी प्रकार गुर्जर प्रतिया हरिश्चंद्र थे, वो ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने पारंपरिक ब्राह्मण पेशे को छोड़कर शस्त्र को धारण कर लिया था और कर्नाटक और राजस्थान में अपना सफलतापूर्वक शासन किया था। इसी प्रकार हम चोलों के बारे में देखते हैं तो चोलों का जो राजशासक था, जिसे ज्ञात शासक के रूप में माना जाता है, वो 100 ईस्वी के आसपास करिकाल था। उसने कुहार नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी कावेरीपत्तनम उसको स्थापित किया था। कावेरीपत्तनम को उसने सिंगल द्वीप को जीता था और वहां से जो युद्ध बंदी बनाए गए थे, उसने उनकी सहायता से कावेरी नदी के पास 100 मील लंबे बांध का उसने निर्माण करवाया था। विजयालय था, वह भी एक महत्वपूर्ण चोल शासक था। विजयालय को द्वितीय चोल संस्थापक भी माना जाता है। चोलों के काल में जो सबसे महत्वपूर्ण सम्राट था वो राजराजा प्रथम था। राजराजा प्रथम को सबसे महानतम शासकों में से गिना जाता है। उसका राज्य था वो मैसूर, कुर्ग, पल्लव, चेरी, पांडे, कांची, मद्रास तक के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके अलावा उसने सिंघल द्वीप पर भी विजय प्राप्त की थी। उसने अपनी राजधानी तंजौर या तंजावुर में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया था, जिसे हम बृहदेश्वर या राजराजेश्वर का शिव मंदिर कहते हैं। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण है वो राजराजा प्रथम ने ही करवाया था। राजराजा प्रथम के काल में जो बना हुआ जो शिव मंदिर है वो अपने आप में स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। राजराजा का शासनकाल है वो 985 से लेकर 1013 तक माना गया है। इस पूरे मंदिर में शिखरम से लेकर गोपुरम, अलंकृत स्तंभ, प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह, उसमें भव्य विशाल शिवलिंग, अलंकृत मूर्तियां, आकर्षक मूर्तियां, सजीव मूर्तियों से इस पूरे मंदिर को सजाया गया था। ये मूर्तियां इतनी कलात्मक, इतनी पूर्ण थी कि उसमें कहीं भी कमी नहीं निकाली जा सकती और अत्यंत सजीव लग रही थी। भगवान शिव के लिए समर्पित उसने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर निर्मित किया था। इसका पुत्र था राजराजा प्रथम, वो भी अपने पिता के समान महान पराक्रमी था। उसने कलिंग के अलावा उसने बंगाल, बिहार को पार करते हुए, मगध को पार करते हुए वह गंगा के तटीय इलाकों तक पहुंच गया था और इस जीत के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगा क्षेत्रों को विजित करने की उपाधि धारण की थी। उसने समुद्र पार के कई द्वीपों को जीत लिया था। उसने अपनी एक चोल नौसेना का निर्माण किया था। उसके कारण जो बंगाल की खाड़ी थी वो चोल झील के रूप में बदल गई थी। बंगाल की खाड़ी को उसने चोलों की झील के रूप में बदल दिया था। उसने गंगेकोंड चोल के नाम से भव्य शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था, जो कला का एक अद्भुत नमूना है। उसने भव्य शिवलिंग स्थापित किया था
और शिवलिंग का गंगा के द्वारा लाए गए जल से उसने रुद्राभिषेक करवाया था। आज का जो महाकुंभ है वो धन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया सुल्तान महमूद गजनवी, जो गजनवी से जैसे आया था, उसमें भारत में कई आक्रमण किए थे। उसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण था। सोमनाथ के मंदिर को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, शिवलिंग को तोड़ दिया और उस सोमनाथ के मंदिर से उसे इतना सोना मिला कि उसे 200 ऊंटों पर लादकर ले गया। उसने भगवान शिव के प्रतिष्ठित शिवलिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया और इसको तोड़कर इसके पत्थरों को उसने मक्का मदीना की जो मस्जिद थी उसकी जो सीढ़ियां थी उस सीढ़ियों की नींव में डलवा दिया। यहाँ से उसे अतुल धन संपदा मिली, जहां पर वो इसे गजरे ले गया और एक नई राजधानी को उसने निर्मित करवाया था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा चले गए लोगों के बारे में सही बातें जानना चाहता था। सुल्तान महमूद जानना चाहता था कि उसके द्वारा जो जीते गए लोग हैं उनका खान पान रहन सहन कैसा है, उसने किन क्षेत्रों को विजय किया है। उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को, अल-बरूनी नामक जो विद्वान था, उसने इस भारतीय उपमहाद्वीप के लेखा जोखा लिखने का कार्य अल-बरूनी को सौंपा। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में ग्रंथ की रचना की जिसे किताब-उल-हिंद कहा है, जो भी आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों से भी परामर्श किया था। किताब-उल-हिंद, जिसे हम हिंदुस्तान का परिचय भी कहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था के बारे में, यहाँ के लोगों के रहन सहन खान पान, जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया था। अल-बरूनी ने किताब-उल-हिंद को तैयार करने के लिए जो संस्कृत के विद्वान थे उनका भी सहारा लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं के चौहान, जिसे चावल कहते हैं या चौहान के नाम पर इन्हें चौहान के नाम से संबोधित किया जाता है। चौहान जो बाद में चौहानों के नाम से जाने गए, चौहानों का शासन दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रहा। दिल्ली के क्षेत्रों को, दिल्ली और अजमेर के क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया। इनका सामना गुजरात के चालुक्यों से और उत्तर प्रदेश में गढ़वालों से इनका सामना हुआ। गढ़वालों का जो शासक था उस समय जयचंद था। चौहानों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए गुजरात के चालुक्यों और उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेने लगे। चौहानों का जो सबसे महानतम राजा हुआ है वो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है, इसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। उसका एक राजधानी था चंद्रप्रदायी। उसने एक ग्रंथ की रचना की जिसे हम पृथ्वीराज रासो कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की विजयों के बारे में बताया गया। पृथ्वीराज चौहान कृत्य की विजयों के बारे में हमें चंद्रप्रदायी रचित पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान 1168 से 1192 तक शासक रहा। उसने जो मोहम्मद गौरी थे उसके साथ 2 लड़ाइयों में इतिहास में 17 लड़ाइयों का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार उसने 17 लड़ाइयों में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, लेकिन इतिहास में 2 लड़ाइयों का जिक्र आता है जिसे हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं, जहां उसने प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से परास्त कर दिया और उसे भागने के लिए मजबूर किया। उसने उसका पीछा नहीं किया, उसको समाप्त नहीं किया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पहला तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था, लेकिन अगले वर्ष मोहम्मद गौरी फिर अपनी सैन्य शक्ति को जुटाकर वापस आया और उसने 1192 में तराइन के युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसे अंधा करके अपने साथ अपने क्षेत्र में वापस ले गया, जहां पर शब्द भेदी बाण में संघार से मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो जाती है और उसके सैनिक है वो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदायी की भी हत्या कर देते। ऐसा इतिहास की कुछ किताबों में
आता है, इतिहास की कुछ किताबों में वर्णन मिलता है। तो जो चौहान चौहान उसके और मोहम्मद घोरी के बीच में तराइन के जो प्रसिद्ध युद्ध हुए, प्रथम युद्ध में मोहम्मद घोरी हार गया, लेकिन दूसरे युद्ध में वह पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल रहा। इसको आप अगर समझ में नहीं आए तो इसको जूम कर लो। अगर आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है तो ऐसा ब्लूटूथ अगर है तो उसका प्रयोग आप कर सकते हो। आज आपको लिखना है, याद करना है, इसको स्मरण करना है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में लिखना है। नई किताब आपको लानी है, लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।